जमीन के मसले पर जो भू अर्जन की बात कही गई है, भू हस्तांतरण को लेने के लिए कि कोई भी गैर आदिवासी कोई जमीन को ठग करके जमीन ले लिया तो उसको आपसी करने का भी ग्राम सभा में निहित है, लेकिन पॉइंट दे दिया गया कि अंतिम बिंदु जो है, अंतिम केंद्रित पावर जो है उपायुक्त का होगा। जबकि इससे पहले वाले जो हमारे 1996 हूबहू जो पेशा कानून में है वो जमीन वापसी का प्रावधान है और दखल दहानी का भी प्रस्ताव है। तो देखिए, डाक करने वाले जो लिखने वाले लोग हैं, बुरा नहीं मानिएगा, ये बहस है, हमारे विचारधारा के लोग बहुत नहीं होंगे, अपने कलम से कैसे लिखेगा उसको। तो मेरे कहने का मतलब है, जमीन लूट को रोकने के लिए कितने लोग दौड़ेंगे, कोर्ट दौड़ेंगे, हाई कोर्ट दौड़ेंगे, कभी दौड़िए, उसका सिस्टम हो, लेकिन ग्राम सभा का बाध्यता होना चाहिए कि ग्राम सभा का तो अंतिम निर्णय को लेते हुए ही वोट आदेश दे। शब्दों का खेला होता है और आज बहस करने का मतलब यही है। हम लोगों ने कितना जमीन बचाने का प्रयास किया, जब कोर्ट चली जाती है तो वो रुक जाते हैं और वहां पर हुक्मनामा दिखाएगा, गलत हुक्मनामा दिखाएगा 1935 का, सब फर्जी है। तो ग्राम सभा में भी यही होगा, लेकिन ग्राम सभा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम जमीन को बचाने के लिए ग्राम सभा का टाइट पोजीशन होना चाहिए। इस पर बहसें नहीं हो रही, इसलिए हमारे विद्वान लोग बताएंगे इस बातों को लेकर के। और हम समझते ऐसा परिस्थिति है अभी कि ऐसी बैठक गांव में हजारों बार करें, क्योंकि शहर के लोग हैं, शहर भी जो चुनाव हो रहा है असंवैधानिक है, यहाँ पर भी पेशा कानून होना चाहिए। देहात में पेशा कानून है, पेशा कानून होना चाहिए। राज्य सरकार 6ठी अनुसूची के अनुरूप आप नियमावली बनाएं, इसमें बना रही है कि नहीं। और दूसरी बात ये कहा कि कानून विदों का एक कमेटी बने, और तीसरी बात कहा कि हम आंदोलन को तेज करें, क्योंकि सही बात कहा कि सरकार कुछ कह नहीं रही है, हम लोग अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, सरकार को इस पर बयान देना चाहिए, नहीं तो क्योंकि सरकार का काम है। पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है तो हमारा काम थोड़े है, ये सरकार का काम है। तो अब मैं चाहता हूं कि सूर्य सिंह मिश्रा जी को कि आकर पेशा कानून को संक्षिप्त नहीं, ये पूरी तरह से आप व्याख्या करें कि पेशा कानून क्या है, पेशा कानून और पी पेशा क्या है, और जेबीआरए जो बन रही है उसमें हम समायोजन करके हम लागू कर सकते हैं कि नहीं, और मूल पेशा और जो नियमावली बन रही है उसमें कहाँ खामियां है, जमीन के मसले पर, भू अर्जन के मसले पर और थाना वाला के मसले पर, सभी मुद्दे पर हम चाहते हैं कि आप अपने श्रोताओं को बताएं, अपने कार्यकर्ताओं को बताएं। सूर्य सिंह मिश्रा चल जाएगा। इसलिए भारत के विशेषज्ञों ने 1992 में दिलीप सिंह भुरिया के अध्यक्षता की कमेटी बनाया गया और दिलीप सिंह भुरिया उस समय एमपी थे, सभापति बनाया गया और 15 को संसदों का कमेटी, जिसमें सीरियल नंबर 1 में शिबू सोरेन था। कब? 1992 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री में थे, कोयला मंत्री में थे, लेकिन मैं जिस शिबू सोरेन को हमारे एरिया में ले गए थे, उन्होंने शिबू सोरेन को आज तक विश्वगुरु शिबू सोरेन गुरु जी को 5वें अनुसूची के बारे में आदिवासी को बताया ही नहीं। उन्होंने दिलीप सिंह भुरिया कमेटी का अपने लोकसभा में जीता, कई बार जीता, एमएलए जीता, एमपी जीता, 3 बार मुख्यमंत्री बना। मैं आलोचना इसलिए कर रहा हूं कि हमारा नीति और नेता अगर ठीक होता है तो आजादी के 77 साल के बाद भी हम जुलूस, मीटिंग और डंडा लाठी नहीं खाते, और अभी भी हम बुलबुला में सड़क का ही बात करते हैं, संघर्ष का ही बात करते हैं। एमएलए को जीताया, फिर भी लड़ाई हम ही लड़ाई रह रहे हैं। इसलिए डिक्लेयर करना पड़ेगा कि दिलीप सिंह भुरिया कमेटी बनने के बाद जब रिपोर्ट तैयार हुआ, उसमें कहा गया कि संविधान का बिना संशोधन का ये किसी भी क्रिया में लागू कैसे होगा। तो कहां संशोधन हुआ? संविधान का संशोधन पार्ट 9 में हुआ। कहां संशोधन हुआ? संविधान का आर्टिकल 243 में
संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? उस संशोधन का नाम हुआ 73वां संविधान संशोधन। 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप गूगल में सर्च करोगे तुरंत मिलेगा। 73 अमेंडमेंट क्या है ना? 73 अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन। उसमें क्या कानून बना? द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 बिना संविधान संशोधन का एक नहीं बन सकता। और संविधान का संशोधन आर्टिकल कितना है? 368। भारत का संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रोविजन है। कोई नया कानून अगर आप बनाते हैं तो वो विधानमंडल से, असेंबली से पारित नहीं होता है। किसी भी राज्य सरकार को भारत का संविधान को संशोधन जोड़ने का, घटाने का, संशोधन का अधिकार नहीं है। ये केवल पार्लियामेंट को है, संसद को है। इसलिए संसद में पैसा कानून बनाया। और भाग 9 में राज्य सरकार का जो है ना, राज्य सरकार का कहां है? राज्य सरकार का अधिकार शेड्यूल 7 में है। राज्य सरकार 7 शेड्यूल में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। 7वें अनुसूची में राज्य सरकार का अधिकार, जिसमें कानून बना सकता है और पंचायत अधिनियम बना सकता है। इसलिए पंचायत अधिनियम अलग है, पैसा एक्ट अलग है। झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 में अभी जो ड्राफ्ट बना है, मैं ड्राफ्ट को पढ़ा हूं। इतना बड़ा बेवकूफ आंख में धूल झोंकेगा, आदिवासी को आज में बेवकूफ समझेगा। अरे कम से कम आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम संविधान को धारण करा, एक हमको पढ़ लिया। हमें वकील नहीं है, जज नहीं है, लेकिन लाइए सुप्रीम कोर्ट का वकील को जज को लगे लाइए नहीं है। क्या महाधिवक्ता झारखंड सरकार का कौन? सबसे बड़ा बेवकूफ झारखंड का अधिवक्ता ने झारखंड के आदिवासियों का अधिकार को हनन किया है। क्योंकि अधिवक्ता एडवोकेट जनरल बोला जाता है। राज्य सरकार राजीव रंजन का कौन है? और आपको मालूम होना चाहिए कि डोमिसाइल का नीति राजीव रंजन ने रिजेक्ट कराया था झारखंड हाईकोर्ट में 2002 में। रिकॉर्ड नोट कीजिए आप लोग। 2000 और अभी हेमंत सोरेन की सरकार में राजीव रंजन अधिवक्ता है, उसके बिना कानून पास नहीं होगा, बिल नहीं पास आएगा। कितना बड़ा चौथा का ग्रेड है बात बेटा। साला डोमिसाइल मराठी का सरकार दी गई और हाईकोर्ट में ऐसा बहस किया है। उन्होंने बोला है स्थानीय नीति संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के हिसाब से किसी को लिंग, जाति, धर्म पर भेदाभेद नहीं किया जा सकता है। हुजूर इसलिए स्थानीय नीति भेदभाव का है, रिजेक्ट किया जाए। राजीव रंजन ने रिजेक्ट करा दिया। और वो जो है वो क्या है? आर्टिकल 14 संविधान के अनुच्छेद 14 का 7 क्लोज नहीं बोला। संविधान के अनुच्छेद 15 उसका 7 क्लोज 1 2 3 नहीं बोला। संविधान का 16 उसका 3 क्लोज 3 नहीं बोला। संविधान का 16(3) में है, 16(3) का 3 में है कि राज्य सरकार के लिए स्थानीय नीति बनाया जा सकता है। ये बड़ा आर्गुमेंट नहीं किया राजीव रंजन। वो सीधे बोला आर्टिकल 16 होती है, भेदभाव नहीं होगा। हाईकोर्ट में रिजेक्ट करना है स्थानीय नीति। इसका रिकॉर्ड आप लोग भी ढूंढिए। मेरे पास तो विधि विधान का रिकॉर्ड है। 2002 राजीव रंजन अधिवक्ता नहीं था, वकील था, वकील। उन्होंने ऐसा आर्गुमेंट किया, हाईकोर्ट को गुमराह कर दिया। और स्थानीय नीति 2002 से नहीं बनाया है। बंधु, झारखंड का गठन के बाद स्थानीयता आज तक लागू नहीं है। बंधु, बहुत गंभीर सवाल है। 5वें अनुसूची में पैसा एक जरूरी है, मैंडेटरी, अनिवार्य। उसी तरह स्थानीय नीति किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बिना स्थानीय नीति का हम लोग का 24 साल सरकार चला, 13 बार सरकार बनी है।
इस बार वो 14 को कर सकता है, 14 को मुख्यमंत्री बना, इस तरह बना। क्या सब बेवकूफ है, सब अनुभव है, सब होते हैं, जानबूझ के आदिवासियों का मामला को गर्भ में दे दिया है। और आज हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, अगर अभी सजग नहीं होंगे हम, विशेषकर पढ़े लिखे नौजवान और बुद्धिजीवी, तो हमारा हाथ से चलने वाला है। मैं जिक्र करूं आपको, अभी आंकड़ा आया है, झारखंड में आदिवासी की संख्या 21% हो गए, 26 नहीं 21। परिसर हो गया तो 28 रिजर्व सीट से 7 सीट डिवीजन 21 को आदिवासी के लिए रहेगा। अगर संविधान लागू कर दिया जाए, 14 जिला 5वीं अनुसूची से आप 5 जिला ला गए, पैसा लागू होगा, डुगडुगी पीट लेंगे, टुसू कराएंगे, बहुत खुश है। नहीं, हम झारखंड में हम मालिक है आदिवासी मूलवासी। आदिवासी का प्रतिशत 21% हो गया, मात्र 21। और 28 रिजर्व सीट में 7 डिवीजन 21 रिजर्व सीट होगा। और पार्लियामेंट में 14 में से 5 डिवीजन, अभी खाका बनाए बाबू साहब लोग, 5 में से 4 डिवीजन होगा, 1 डिवीजन शेड्यूल कास्ट को दे दिया आदिवासी का सीट। झारखंड में 14 लोकसभा में शेड्यूल कास्ट का 1 रीजन है, उधर पारामोतर होगा। और अभी टोटल आदिवासी का 5 हो गए, 5 में से आदिवासी रीजन सीट को शेड्यूल कास्ट को कौन बाबू लोग डरा बना रहा है, कौन साहब है हमारा तकदीर लिखने वाला, कौन बाबू लोग बैठा रहे ब्यूरोक्रेट्स। सब 5 से बढ़ना चाहिए। तुम 5 लोकसभा से तुम 4 करते हो, 1 हमारा को शेड्यूल कास्ट को दे देते हो। हमारा आदिवासी रिजर्व से 28 से बढ़ना चाहिए था, लेकिन तुम घटाने वाले कौन बाबू साहब है? इसका हिसाब किताब लेना होगा इन ब्यूरोक्रेट बाबू साहब लोगों का, जो हमारा तकदीर को बर्बाद करता, हमारा अधिकार को काटने में बैठा हुआ है, और उसी का मुखिया मुख्यमंत्री है। बिल्कुल लोग चलाता है, बाहरी बिल्कुल चला रहा है। कुल मिला के हमें बोलना चाहेंगे, कुल मिला के हमको बोलना है कि ये जो पैसा है, सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल है। इसका कॉपी मिल जाएगा आप लोगों को नेट में। छत्तीसगढ़ पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 2021 10 राज्यों में सबसे टॉप मॉडल। मैंने हिमाचल प्रदेश का भी अध्ययन किया, मैंने मध्य प्रदेश का भी अध्ययन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ का 2021 में इस बार में देख लीजिए, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड 36 गांवों को अदालत बना दिया है ग्राम सभा में। आप सोच सकते हो, जाइए तो हेमंत सोरेन ड्राफ्ट बना रहा, पंडित कुछ पंडित लोग लगा हुआ भी बोला यही ठीक है, पंचायत अधिनियम में जो पैसा को घुसल दो और उल्लू बनाओ। हम उल्लू नहीं बनने वाला है। छत्तीसगढ़ में 36 आईपीसी अदालत जो कोर्ट विचार करती है, ये 36 को केस कोर्ट से ट्रांसफर हो गया, कहां? ग्राम सभा में दे दिया छत्तीसगढ़ में। कौन बड़ा बात है जी? जो कोर्ट में 107 का विचार होता है, छोटा मोटा दर्ज किया जाता है, इसमें 36 तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो कोर्ट में विचार होता है, कोर्ट में नहीं विचार होगा। पैसा कानून ग्राम सभा को ग्राम न्यायालय बना दिया छत्तीसगढ़, ये बड़ा चीज है। और तो उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट 2006, हालांकि 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट 2006 को बदल दिया। ग्राम सभा का अधिकार आदिवासी राइट्स, फॉरेस्ट राइट से उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने का, उद्योगपतियों को देने का कानून बनाया और आदिवासी ग्राम सभा को 2023 में वंचित कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ ने यह मेंशन किया है कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 लागू होगा। दूसरी बात है कि बालू घाट झारखंड में सूचीबद्ध है 200 बालू घाट,
झारखंड स्टेट के अंदर में 200 बालू घाट है। अभी तक मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर में जब तक था, छत्तीसगढ़ ने ऐसा नियम बना दिया ग्राम सभा पेशा कानून कि तमाम माइनर मिनरल्स इसमें दे दिया। अब पंचायत मुखिया को नहीं होगा और खनिज निगम को नहीं होगा, सीधे ग्राम सभा को बालू, गिट्टी, पत्थर उसको अधिकार दे दिया। तो कितना बड़ा मॉडल है। दूसरा चीज है, छत्तीसगढ़ में मॉडल में बना दिया समता जजमेंट। समता जजमेंट का माने आप लोगों को मालूम है, मालूम होना चाहिए। 1997 आंध्र प्रदेश बनाम समता का जजमेंट हुआ, जिसमें जजमेंट में कहा गया कि 5वें अनुसूची के अंतर्गत तो जमीन के ऊपर का जो संपत्ति है वो खतियानदारी का है, लेकिन 5वें अनुसूची जो खतियानदारी के अंदर में कोयला है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, सोना है, तमाम उसका लीज फिफ्थ शेड्यूल एरिया में समता जजमेंट बोलता है कोई डिको, कोई ठेकेदार, सरकार भी ले सकता है। आदिवासी को कोऑपरेटिव सोसाइटी से माइनिंग करने का समता जजमेंट दे दिया। छत्तीसगढ़ ने इस पेशा कानून एक्ट को समता जजमेंट का अधिकार को भी दे दिया। बोला माइनिंग करने का, लीज लेने का ग्राम सभा को टोटल दे दिया। मैंने ग्राम सभा के अंदर में कोयला खदान, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी कोयला खदान जो घोटाला होता है नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बात हो गया। दूसरा चीज हो गया मुख्तलिफ से आजकल दारू अगर मुंह का बनेगा तो अबकारी पकड़ेगा, इसमें दे दिया। पहले फॉरेस्ट का पूरा दे दिया, मोहर चुनना, केंदू पत्ता ग्राम सभा को दे दिया, मोहर का कारोबार ग्राम सभा को दे दिया। और कितना चुनाई करोगे आपने, कितना पिएगा, कितना से करोड़ बनाएगा, तो उसको वो भी दे दिया। अब अबकारी का अधिकार नहीं है। सरकार ने अबकारी दिया स्टेट गवर्नमेंट का, और वो कंट्रोल क्या करता, वो दारू पीने चुनाई वाला, दारू बेचने वाला, हरिया बेचने वाला तो करता है। आज ये मामला नहीं है। आज ये मतलब निषेध का अधिकार आपको दे दिया, जो आपको दे दिया मतलब निषेध का। दूसरा चीज है, एक तो माइनर मिनरल्स ग्राम सभा दे दिया, बालू घाट, गिट्टी माइंस का लीज। दूसरा चीज है बहुत बड़ा अधिकार जमीन का, जमीन अधिग्रहण का अधिकार किसको था, जिला ने डीसी को। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में उल्लेख किया है, भूमि अधिग्रहण किसी भी कंपनी, किसी भी सरकारी योजना या प्राइवेट कंपनी, ग्राम सभा जब तक भूमि अधिग्रहण का आम सहमति नहीं बनेगा तब तक कोई योजना, सरकारी कोई भी काम नहीं चल सकता है। तो कितना बड़ा ग्राम सभा को डीसी का पावर किसको दे दिया। उसके बाद इसमें नियम है, लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1969, जब सीएम के एक्ट का उल्लंघन होते गया तो बिहार सरकार ने तत्कालीन अविभाजित बिहार में लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1969 बोलता है कि अगर सीएम के एसपीटी एक्ट के तरह आदिवासी जमीन का बड़ा दखल होता है, इलीगल ट्रांसफर होता है, तो 1969 की तरह जमीन भू आपसी का अधिकार एलआरडीसी को पावर होता है। अब वो एलआरडीसी के पावर छत्तीसगढ़ ले लिया मॉडल में। मतलब जमीन तभी देंगे जब आप प्रस्ताव पारित करोगे सहमति, और जमीन जो लिया गया धन से वो आपसी का पावर भी, डीसी का पावर भी ग्राम सभा को दे दिया। तो अब बताइए ये हेमंत सोरेन सरकार क्या दे रहा है। झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के तहत ग्राम सभा को हम अधिकार दे रहे हैं। बताइए उल्लू बना रहा हम लोगों को। दूसरा मैं आर्टिकल बता रहा हूं कि संविधान का आर्टिकल 243 M4B, इसको जरा आप सर्च कर लीजिए, हम लोग तुरंत 1 सेकंड में निकल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 M4 PB
होगा पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता 5th शेड्यूल में कोई कानून। आप समझ में आया हेमंत सोरेन क्या कानून बना रहा है हम लोग के लिए? हेमंत सोरेन कानून बना रहा है पंचायत एक्ट, झारखंड पंचायत एक्ट 2001, उसमें मेरा कानून बना रहा हूं, मैं संशोधन कर, डंडा नहीं करेंगे, इसको तो डंडा करना होगा। आर्टिकल 243M क्लोज 4B शेड्यूल इंडिया में राज्य विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट, आदिवासी के लिए कोई कानून नहीं बना सकता, केवल पार्लियामेंट बना सकता है, संसद। आप देख लीजिए आर्टिकल 243। तो कौन बोका बन रहा है? वो बनाया कि हम लोग आदिवासी बोका बन रहे हैं, तो दो सवाल हो सकता है। हम आदिवासी बेवकूफ बन रहे हैं कि हेमंत सोरेन लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसको जानना होगा। इसीलिए महिलाओं को इसमें बराबरी का अधिकार दिया। ग्राम सभा सभी वयस्क मताधिकारों का कमेटी बनेगा, प्लस प्रत्येक गांव में महिला समिति बनेगी, जिसका उस समिति का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला बनाएगी। महिला सशक्तिकरण भी छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा मॉडल है। मैंने देखा, हमने 10 राज्यों का मॉडल ड्राफ्ट बनाया है। बप्पा साहब भी पुल्ली मूवमेंट समिति कर दिया और क्या क्या चीज बना दिया, अलग अलग नाम और नियम है। मैं संक्षिप्त में आना चाहेंगे, आपका भी विचार लिया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है, उससे पहले 2000 में KR नारायणन, आप लोग कोट कर सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति सन 2000 KR नारायणन ने एक राष्ट्रपति साइन करके ग्राम सभा के बारे में नोटिफिकेशन किया, पूरे राज्यों को दिया है। आप निकाल सकते हैं नेट में 2000 में। और राष्ट्रपति का डायरेक्ट पता नहीं अभी का महामहिमा द्रौपदी मुर्मू ऐसा नोटिस दे सकती है कि नहीं, आदिवासी होके आदिवासी हित के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे कि नहीं दे रही है, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन KR नारायणन ने 2000 में ऐसा किया कि ग्राम सभा साल में 2 बार सभा होगी ग्राम में, एक 15 अगस्त को, दूसरा 26 जनवरी। झंडा उत्तोलन गांव में होगा, सारे गांव के लोग बैठक करेंगे और प्रस्ताव पारित करेगा, गांव का योजना बनाएंगे। साल में 2 बार बैठक। KR नारायणन भारत का राष्ट्रपति, मुझे याद नहीं है कि राष्ट्रपति महामहिमा द्रौपदी मुर्मू आदिवासी होकर उस पद में रहते हुए 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल धर्म कोड के बारे में कोई नोटिफिकेशन तो अभी तक मिला नहीं है। तो ये मैं जानकारी देना चाहता हूं। प्लस इसमें लिखा है नोटिफिकेशन कि पैसा कानून 96 में जब बनेगा तो राज्य सरकारों को नोटिस चला गया केंद्र सरकार के माध्यम कि 1 साल के अंदर में अपने विधानमंडल में पैसा कानून एक्ट के तहत नियमावली बनाकर लागू करें। अगर 1 साल के अंदर में फेल हो गए तो केंद्रीय कानून स्वतः लागू किया जाएगा। अभी जानते हैं लागू है, लेकिन दिखाई दे रही है कानून में 97 से भारत के 10 राज्यों में स्वतः अपने आप लागू है, झारखंड में भी है। फिर क्या कानून बना रहे हो? लागू है, फिर क्या बना रहे हो? एक नहीं बना सकता है। वो 96 एक का संचालन के लिए नियम बना सकता है, उसमें नया नाम लेकर सकता है, चलेंगे होता है। इसलिए मेरा सुझाव होगा, कोल्हान में हम लोगों का 12 तारीख को बैठक हुआ, विद्वान देवेंद्र चापिया के साथ साथ अब जेली तुड़ी सीनियर IAS अफसर एक प्रस्ताव दिया। हम लोग 10 आदमी का नाम प्रस्तावित हुआ और ये अधिकृत किया गया कि आज के तारीख में प्रेम साहिब मुंडा के द्वारा उनके समूह, उनके संगठन के स्वजनों से आज वहां बहस हो रहा है। मैं प्रस्ताव देना चाहता हूं कि हमारे कोल्हान से 10 आदमी हो, मुंडा संथाल जो आदिवासी समाज रिप्रेजेंट करता, विद्वान जानकार एक्सपर्ट, 10 आदमी नाम नामित हो गया है। हम चाहेंगे कि यहाँ भी 10 आदमी कम से कम हर समाज से नामित हो और हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मना करते हैं।
मुख्यमंत्री भाषण नहीं सुनना है। राज्यपाल भारत का संविधान में है कि अगर आदिवासी मामले में कोई कानून नहीं बनाते हैं, लागू नहीं होते हैं, उसको निर्देश दे सकेगा राज्यपाल मुख्यमंत्री को, और रिपोर्ट मांगेगा कि तुमने इसके लिए क्या किया है। उसका हेडमास्टर है मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा मत समझिए। ट्राइबल के बारे में फिर शेड्यूल का मालिक कस्टोडियन है राज्यपाल। इसलिए हम लोग कोल्हान से 10 आदमी नामित हैं। आज यहाँ चुन लिया जाए, एक डेट लिया जाए, राज्यपाल से मिला जाए, पूरे देश का जितने हैं ड्राफ्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड हेमंत सरकार का एमेंडमेंट इसी महीना के अंतर्गत जिस तरह से महाबॉस हो रहा है, ऐसा के राज्यपाल के साथ भी महाबॉस होना चाहिए और झारखंड के 32 और 1 घंटा 2 घंटे नहीं मेमोरेंडम देने दें। आप हमें बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आदिवासी का संरक्षण है। इसलिए 32 जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एमएलए की हक के हम आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, टोकरो समाज का प्रतिनिधि, मांझी परिवार का प्रतिनिधि, मानकी मुंडा प्रतिनिधि और मेरे आपका जो बड़ा बड़ा प्रतिनिधि, चाहे महिला की प्रतिनिधि हो, हम लोग गवर्नमेंट से 3 भर का महाबॉस टाइप का टाइम मांग ले और हम कोल्हान से 10 आएंगे। आज 10 को चुनिए महिला समेत, और बात ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। फरवरी में बजट सत्र चालू है, आनंद फानंद में पास कर देगा। जैसे 1932 का खतिया 9 शेड्यूल में होगा तब लागू होगा, 5 को फंसा दिया, मैया योजना में सरकार हो गया। अब मैया योजना आप करो, लेकिन आदिवासी उप योजना का हिसाब लेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि बहुत सा है, आप लोगों से भी राय आना चाहिए। इस सबको जोहार। साथियों, पेशा एक्ट कहने का मतलब, एक्ट मतलब ही कानून होता है, और कानून जब राज्य सरकार को बनाने की जिम्मेवारी दी गई है तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में कानून बनना चाहिए। जैसा कि अभी प्रेमसाई मुंडा जी ने कहा कि कुछ चीज़ों को दरकिनार करके और पेशा एक्ट को लागू करना चाह रहा है। मैं आप लोगों को बड़ी गंभीरता से बात बोलना चाहूँगा कि हम आदिवासियों के प्रति किसी का नियत साफ नहीं है, और इसके लिए इस लड़ाई को हम लोग को अपने से खुद लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमारे लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता, कुरान, बाइबल पढ़ते हैं, इसके साथ साथ अगर संविधान पढ़ लिए होते तो ना दुखी नहीं होते। हमारे लोग पढ़ते ही नहीं है, संविधान को जानना ही नहीं चाहते। सीएनटी के बारे में कल परसों सबको पता चला, सीएनटी क्या है पता नहीं था। हमारे लिए इतना कानून होने के बावजूद रोज दिन हमारा जमीन लुटा रहा है, जल जंगल जमीन से हम दूर हो रहे हैं, हमारा हक अधिकार छीना रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र केंद्र सरकार से राज्य सरकार करते जा रही है। अभी भूमिपुत्र शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन जी सरकार में है, और इनको हम लोग को गंभीरता से लेके इस कानून को सशक्त बनाना चाहिए। चूंकि पेशा कानून का मतलब है कि गांव की सरकार। जब संविधान नहीं था उसके पहले भी ये देश और राज्य चल रहा था। आदिवासियों का जो पारंपरिक व्यवस्था था, अखड़ा हम लोग का विधानसभा है, कोई भी चाय बिजाई होता था, हमारे लोग अखड़ा में बैठ उसका निर्णय लेते थे, और वहाँ कोई चापलूसी, कोई रुपया पैसा, कोई घूस पे से जो आंख देखती फैसला होता था, वहाँ लोगों को संतुष्टि मिलता था। लेकिन अभी तरह तरह से
हमारे लोगों को छलने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आज तो हम लोग इस बंद कमरा में जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं, इस बात को जैसा कि शुरू में भी कहा गया, गांव में जो पहान है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं, उन्हीं को ग्राम प्रधान बना दिया गया। पेशा कानून के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। वो गांव का देवी देवता पूजते हैं, चंगना पूजते हैं, पूज करते हैं, लेकिन कानून के बारे में कुछ भी जानकारी उनको नहीं है। आज जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, हमारा भविष्य है, उनको गांव स्तर पर भी हम लोग को नगड़ा पीट के, शंख घंट बजा के, महिला पुरुष सबको को जमा करके यहाँ से जो हम लोग सीख के जाएंगे, उसको गांव स्तर पर हम लोग को जागृत करना पड़ेगा। और अगर सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है तो गांव के गांव हम लोग को आंदोलन के रोड पर निकलना पड़ेगा और एक सशक्त पेशा कानून बने, जिससे हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए मैंने भविष्य हमारा उज्जवल हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय आदिवासी। धन्यवाद लोहरा समाज के अध्यक्ष जी को। और सही में जब हम लोग यहाँ से सीख के जब गांव में जाएंगे, क्योंकि सरकार जब लागू करेगी तो सरकार से पूरा ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा कि इस ग्राम प्रणाली को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इसका प्रोसीडिंग दिखाएगा, कौन लिखेगा, उसके पंचायत सचिव कैसे करेंगे, बजट कैसे बनाएगा, सभी बिंदु पर समझिए कि ये ग्राम में मिनी सरकार चलेगा। और कहीं हमें डर है विधायकों से कि विधायक लोग का पूरा पावर गांव में चला जाएगा, विधायक का कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए विधायक लोग कोई बयान नहीं दे रहा है, एक भी विधायक नहीं सुन रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त शब्दों में नकुल तिर्की जी आकर के अपनी बात को रखें। नकुल तिर्की जी जो पूर्व वार्ड परिषद रहे हैं। जब से पेशा कानून लागू करने की बात लगातार आ रही है, मीडिया के माध्यम से हो चाहे अखबार के माध्यम से हो, तब से देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे लगता है कि जितना चर्चा का विषय इतना कम समय में पेशा कानून को लेकर के हुआ, उससे पहले मुझे लगता है कि शायद किसी विषय में इतना मतलब बहस हुआ होगा, खास करके हमारे समाज के बीच। ऐसे तो बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे कानून समाज के लिए बना हुआ है, और ये सारी बातें संविधान में लिखा हुआ है। देश कैसे चलती है? संविधान से चलती है, कानून से चलती है। और देश आजादी के 76 साल के बाद भी आज हमारा आदिवासी समाज हाशिए में है। कहने करते कि जो विकास करना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे जो 1996 में जो दिसंबर महीना में जो है लागू किया गया पेशा कानून, तो क्या है कि भारत सरकार देखा कि भाई कि आदिवासियों का विकास जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ, तो 1996 में एक पेशा कानून बना करके, और पेशा कानून कौन बनाया? उसमें कुछ लोग थे, उसमें प्रमुख रूप से दिलीप सिंह भोरिया जो थे, अपने उनके द्वारा जो पेश किया गया जो नियमावली, उसी को हम पेशा कानून कहते हैं, जिसमें पंचायत स्तर पे जैसे 73वां संशोधन करके सरकार ने पंचायती राज ला करके मुखिया का चुनाव करवाया, जिला परिषद का चुनाव करवाया, साथ ही साथ पंचायत सदस्य आज हमारे बीच बैठे हुए। तो कहने का है कि वो गांव के विकास के लिए सारा व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया, लेकिन मुख्यतः क्या है कि इसके बाद भी हमारा जो है जनजाति समाज का कहीं विकास नहीं हो रहा था। अंतर्गत क्या हुआ कि पेशा कानून आज देश के 10 राज्यों में आंशिक या पूर्णतः कहीं न कहीं लागू है। हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर में कई सी राज्य है जिसमें 5वां अनुसूची भी लागू है और 6ठी अनुसूची भी लागू है।
छठा अनुसूची जो क्षेत्र लागू है, राज्य है, वो जैसे नागालैंड, मिजोरम या सिक्किम, ऐसे अन्य राज्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो छठी अनुसूची जो क्षेत्र है और ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, दोनों में डिफरेंस है। अंतर इसलिए है कि 5वीं अनुसूची में जो पेशा के तहत जो हमें अधिकार मिला है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं मिनी संसद, मतलब संसद भवन में जो हमारा देश के लिए कानून बनाया जाता है, उसी तरह से हमारा पेशा एक्ट के माध्यम से ये हमारे जनजाति समाज का विकास, सर्वांगीण विकास के लिए जो है पेशा के अंतर्गत जो है नियमावली बनाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि बड़े खनिज संपदा की बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन छोटे रूप में जो भी खनिज संपदा, वन संपदा है या ग्रामीण क्षेत्र में जो जनजाति से संबंधित कोई भी समस्या हो या विकास का बात हो, चाहे वो लोहा, खनिज, अवरक या फिर कोई भी मामला हो जो कि हम जनजाति समाज के लिए अगर लगता है कि इसके माध्यम से इस समाज का विकास हो सकता है, उस सारे चीजों में अधिकार जो है जनजाति समाज को या आदिवासी समाज को है, और वो जो है ग्राम प्रधान के द्वारा संचालित होगा। अब ग्राम प्रधान के कहने का अर्थ है कि ग्राम प्रधान अकेले नहीं करेगा, उसके साथ टीम होगी गांव का, और उसके माध्यम से लगेगा कि ये गांव का विकास होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, समुदाय भवन बनना चाहिए, या फिर रोजगार से संबंधित जो है कि ये रोजगार होना चाहिए, लोन का भी व्यवस्था है वो भी होना चाहिए। ऐसे तमाम जो चीजें हैं जिसके माध्यम से हमारे जनजाति समाज का विकास हो सकता है, उस तमाम जो चीजें हैं वो ग्राम सभा में निहित है। हम सभी लोग कह सकते हैं कि आज अगर कहीं चोरी डकैती हो जाता, मारपीट हो जाता, फिर भी अगर पुलिस जो है डायरेक्ट जो अरेस्ट नहीं कर सकती, अगर अरेस्ट करती भी है तो उसको 24 घंटा के अंदर जो है ग्राम सभा को सूचना देनी होगी। कहने का अर्थ है कि हमारा जो है रूढ़िवादी परंपरा जो है सदियों से चला आ रहा है, जो है कि देश आजादी से पहले से भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी आदिम जनजाति हैं, आज संविधान बनने के बाद भी ऐसा कोई कानून सरकार नहीं बना सकती है जो हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा को किसी भी हद तक छेड़छाड़ हो सकता है। अगर ऐसा है तो जीरो हो जाएगा। जीरो कहने का अर्थ है कि अगर कोई सरकार कोई कानून भी बनाती है हमारे खिलाफ में, कहने का हमारा रूढ़िवादी परंपरा क्या है, हम मुर्गी का पूजा करते हैं, हम पटिया का, बकरा का पूजा पाठ करते हैं, हम बलि देते हैं, बलि प्रथा भी हमारा, हर चीज में बलि प्रथा, हम पूजा पाठ भी करते हैं। तो कहीं भी अगर हमारा अगर कानून अगर सरकार अगर बनाती भी है उसके खिलाफ में, तो वो शून्य माना जाएगा, मतलब वो लागू नहीं होगा। मतलब कहने करते कि हमारा जो भी व्यवस्था बना हुआ है, जो हमारा समाज में मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में तनिक सा भी कोई आदमी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जान लीजिए इतना अधिकार जो है हमको मिला हुआ है, संविधान के तहत मिला हुआ। आज हम कानून बनाने या बिगाड़ने के बाद हम करें वो अलग बात है, लेकिन हमको जो है संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिला, इतना ज्यादा अधिकार मिला हुआ है कि हम एक एक चीज का अगर उपयोग करें तो आज हमारा झारखंड का लोग जो ट्राइबल जो है सब विकसित, या फिर हम समझेंगे सब इसको विकासशील मतलब कह सकते हैं, विकसित मतलब समाज कह सकते हैं। हालांकि हमारा संस्कृति समृद्ध संस्कृति है, हमारा विकसित संस्कृति है आदिवासी समाज का, उसी को संस्कृति को संरक्षण संवर्धन करने के लिए भी इस पेशा के तहत में इसको समाहित किया गया है बहुत सारा ऐसे कानून। तो हम कह सकते हैं कि आज पेशा कानून जो है हूबहू अगर 1996 का अगर लागू हो जाता है तो हमारा बहुत सारे जो आज हम लोग बेरोजगारी का बात करते हैं ट्राइबल एरिया में या अनुसूचित क्षेत्र में, सभी लोगों का कहीं ना कहीं विकास होगा। तो इतना सुंदर व्यवस्था हमारा जो है, सरकार भी चिंतित है कि आदिवासी समाज में कैसे विकास करे। तो हमको अब एक काम करना है, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग शिक्षा से दूर हैं, हम लोग को सबको पढ़ना लिखना पड़ेगा, हम खाना खाएं ना खाएं लेकिन सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, शिक्षित करें, तभी ना जाके पेशा कानून पढ़ेगा, संविधान पढ़े, कैसे पढ़ेगा? हम पढ़ने नहीं जानते। आज संधान चले जाइए या फिर आप कोल्हान चले जाइए, बहुत ऐसा क्षेत्र में आज ही हमारा समाज जो है बहुत पीछे, शिक्षा क्षेत्र एकदम बहुत ज्यादा पीछे। हम कैसे उसे समझा सकते हैं? हम कुछ बोलते भी हैं तो समझ नहीं पाता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं तो लगता है कि क्या बोल रहा है। दूसरी बात हम लोग समाज में और एक तो गलतफहमी है, प्रचलन है कि हम कुछ बोलेंगे ना तो पीछे से बोलेगा कि ये बोल रहा है, हम सब जानते हैं।
अरे ये बोल रहा है, समझा रहा है, हम सब जानते हैं, ये बहुत बड़ा गलत है। हमको इस समझना होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिनिधि हमारा समाज के बीच आता है और अपनी बातों को रखते हैं तो सबको सुनना चाहिए। सुनना इसलिए चाहिए, सुनने से ही आप कोई चीज को समझ सकते हैं। कह के देखिए, पहले क्या होता, ज्ञान कैसे होता था, पढ़ाई नहीं किया जाता था। पहले गुरुकुल में क्या होता था, गुरु जो होता, सन्यासी लोग जो भी तपस्वी लोगों को ज्ञान देते थे, इसी मुंह से ज्ञान देते थे, सुनते थे, उसको कंठस्थ कर देते थे। उसी तरह से मेरा सभी से आग्रह होगा, अभी जो पेशा कानून एक्ट को लेकर ग्रामीण क्षेत्र हम लोग जाएंगे, इस बात हम लोग आग्रह भी करेंगे, आप सुनिए, कम से कम सुनने का प्रयास कीजिए। सुनिएगा तब ना बोलिएगा, कहाँ से बोलिएगा। इसीलिए ज्यादा नहीं कहते हुए अभी एक से एक विद्वान लोग हमारे समाज के बैठे हुए हैं, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पेशा कानून 1996 का हूबहू लागू होना चाहिए, किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और ई पेशा और पेशा थोड़ा बहुत है, इसमें जो परिवर्तन करने का प्रयास हो रहा वो नहीं होना चाहिए। पेशा कानून हूबहू लागू होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद लकुन तिर्की जी। ऐसा ही स्पष्ट करना है कि भाई पेशा चाहिए कि कम पेशा चाहिए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि हूबहू 1996 में जो बना है पेशा कानून, उसको ही झारखंड में लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि महिला मोर्चा हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष कुंदर सिंह मुंडा आकर के पेशा कानून के सिद्धांतों पर थोड़ा प्रकाश डालें। यहाँ दो सवाल हैं। एक है पेशा कानून 1996 को लागू करना है या नहीं, या फिर जो झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम चल रहे हैं यानी JPRA, उसके साथ सम्मिलित करके पेशा कानून को लागू करना है या नहीं। और उसी पर पूरे राज्य में बहस छिड़ी हुई है। मैं अपना व्यक्तिगत अपनी राय रखना चाहूँगी, जो मुझे अभी तक समझ में आया है। साथियों, अगर ये पेशा नियमावली 1996 जब केंद्र की तरफ से पारित हुआ और हमारा जब झारखंड राज्य अलग हुआ, हमें लगता है कि उसी समय पेशा कानून 1996 लागू हो जाना चाहिए था। और अगर उस समय लागू हो जाता और हमारे ग्राम सभा को पावर दिया गया होता, तो आज झारखंड की ये परिस्थिति नहीं होती। जो बाहरी अतिक्रमण जो इतने जोर शोर से यहाँ शहरों में तो बढ़ ही गए हैं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहे हैं, वो नहीं होता। और शायद एक और बात जो है, ये रांची जिला जो है 5वीं अनुसूची का राज्य है, जिला है, क्षमा चाहूँगी, ये 5वीं अनुसूची जिला है, आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ आदिवासियों का राज होना चाहिए था। यहाँ भी पंचायत होना चाहिए था, यहाँ भी ग्राम सभा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ बिना मेसा एक्ट बने हुए यहाँ नगर निगम का चुनाव कराया जा रहा है। और एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ नगर निगम का चुनाव होता है, वहाँ ग्राम सभा का कोई प्रावधान नहीं होता। वहाँ आप ग्राम सभा नहीं कर सकते, वहाँ ग्राम सभा का फैसला काम नहीं करेगा। यहाँ जो निगम कहेगा वही होगा। इसीलिए ये नगर निगम का जो चुनाव होता है वो असंवैधानिक है। ये दूसरे जिलों में होना चाहिए, जो गैर अनुसूचित जिले हैं वहाँ निगम का चुनाव कराना चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया गया। 2000 में जब झारखंड अलग हुआ, उस समय लोग पंचायत का जो कानून यहाँ होना चाहिए, मुखिया चुनाव, उसके लिए लोग केस लड़े। लेकिन पेशा नियमावली को लागू करने के लिए
यहाँ पर जैसे अभी जोर शोर से लोग बहस कर रहे वैसा उस समय नहीं किया गया। आज गांव की स्थिति जो हम लोग देखते हैं कि मुखिया चुनाव तो हो रहे हैं, गांव में मुखिया है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सब लोग हैं, लेकिन वहाँ पर ग्राम सभा को कोई वैल्यू नहीं मिलता है। मुखिया अपने स्तर से अपने पंचायत को चलाते हैं, ग्राम प्रधानों को किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि वो अपने ग्राम सभा को संचालित कर सके। सरकार ने पिछली बार ग्राम प्रधानों को जो पारंपरिक तरीके से ग्राम सभा चलाते हैं उन्हें कुछ सहायता राशि देने का काम किया, मगर हम लोग देखते हैं कि कहीं भी ग्राम प्रधान जो महीना में एक बार गांव का बैठक करना चाहिए वो नहीं होता है। बस किसी को ठेकेदारी चाहिए, किसी को आवास के लिए चाहिए, तो जो बीच के जो दलाल होते हैं जाते हैं हमारे ग्राम प्रधान से सही ठेपा कराते हैं, मुहर लगवाते हैं और उसके बाद अपने स्तर से काम करते हैं। ग्राम प्रधानों को पता नहीं है कि हम किस चीज़ में सिग्नेचर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उनको पता नहीं है कि ग्राम सभा क्या है। और हमें लगता है कि अगर इस पर जल्दी ये लागू नहीं होता है तो आने वाला पीढ़ी भी ग्राम सभा को धीरे धीरे भूलती जाएगी। ग्राम सभा से हमें बहुत सारे पावर मिल सकते हैं, जो अभी कुछ समय पहले प्रेम शाहिदा या अन्य वक्ताओं ने कहा, और वो पावर हमें चाहिए जो हम हमेशा कहते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, आदिवासियों को जल जंगल जमीन में अधिकार चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? इसी पेशा नियमावली से मिलेगा, इसी पेशा कानून से मिलेगा। और अगर झारखंड पंचायती राज यानी JPRA के साथ अगर पेशा को लागू किया जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत असमंजस और बहुत यहाँ पर खेला होना चालू हो जाएगा। जैसे बालू घाट का जो नीलामी की बात हम करते हैं, वहाँ पर मुखिया भी अपना हिस्सेदारी मांगेंगे, जिला परिषद अपना हिस्सेदारी मांगेंगे, फिर ग्राम प्रधान या गांव की जो ग्राम सभा है वो कैसे काम करेंगे? तो इसीलिए सीधा सीधी मैं यही कहना चाहूँगी कि JPRA को हटाकर ग्राम सभा को पावर देना चाहिए और पेशा कानून को हूबहू लागू करना चाहिए, ताकि पूरा पावर ग्राम सभा को मिल सके और उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराया जाए और ग्राम सभा को कैसे संचालित करना है वो कराया जाए। एक चीज़ और है कि जो ग्राम सभा होता है, अगर सरकार भी कहीं भी 1 इंच जमीन अगर लेना चाहे, चाहे गैर मजरूआ जमीन हो या रोड नाली के लिए जमीन लेना हो, वो ग्राम सभा से पूछेगी। मगर अभी ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार खुद नोटिस भेज देती है लेकिन ग्राम सभा से सहमति नहीं लेती है। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये पेशा नहीं लागू होने के कारण हो रहा है। अगर पेशा लागू हो गया होता तो आज ग्राम सभा को पावर मिलता, ग्राम सभा चाहती तो जमीन देती, ग्राम सभा नहीं चाहती तो जमीन नहीं देती। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जो 1996 में जो पेशा एक्ट बने हैं उसी को हूबहू लागू कराया जाए और JPRA को गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कराया जाए। जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है वहाँ पर पंचायत चुनाव कराया जाए और अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा को लागू कराया जाए। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद कुंदरश्री मुंडा जी, आपने पेशा कानून के बहुत पहलुओं को छूने का प्रयास किया है और सही में यदि आम जनता पेशा कानून का समान ज्ञान नहीं रखेगा तो हम समझते हैं कि हमें कितना भी पावर देगा हम पावर को चला नहीं पाएंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और अभी JPRA एक बहुत अहम सवाल उठाया उन्होंने कि पेशा कानून जो लागू है, तो पेशा कानून जो लागू है तो राज्य में जो नियमावली बनाया जा रहा है JPRA के तहत, तो इसको समायोजन करके सब लागू की जाने की चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी पहुंच गए हैं, आ रहे बताएंगे, तो मैं चाहता हूं इस महाबहस को आगे बढ़ाते हुए
पेशा कानून को प्रकाश डालने के लिए मैं मसला समिति के अध्यक्ष माधव खरगोई से कहता हूं कि आकर के अपनी बात करें। माधव खरगोई। धन्यवाद प्रेम साई मुंडा जी, बोलने का मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय साधन समिति धूमपुड़िया समिति केंद्रीय धूमपुड़िया समिति के अध्यक्ष और हमारे भी जितने भी मंच में मंचासीन हैं सभी को मेरा जोहार। और हमारे भी जितने भी श्रोतागण आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार अपने समय देने के लिए। यहाँ पेशा कानून का महाबहस के लिए हम सभी को एकत्रित हुए हैं और इस पर जो बहस हो रहा है इस सभी से आप लोगों को सीख लेना चाहिए। जो भी हमारे नियम इसमें बने हुए हैं वो सरकार के द्वारा लागू करने से पहले जो 96 का बना हुआ है पेशा कानून उसी को लागू करने का समर्थन करते हुए मैं इतना ही कहता हूँ। और आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और जोहार। बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि जो 1996 में जो पेशा कानून बना है उसको हूबहू लागू किया जाए। इसी पर तो बहस हो रहा है, इसी पर तो हम लोग बहस बुलाए हैं कि पेशा कानून सही में यहाँ पर लागू हो रहा है। और जितने भी जो संघीय ढांचा है हमारा हर स्टेट में ये कानून बनाया जाता है। मतलब पेशा कानून बोल दिया, उसमें लिखा हुआ है कि 1 साल यदि लागू नहीं करते हैं तो सर्दो लागू हो जाएगा, लेकिन नियम संगत है लागू नहीं हुआ। और कोई भी कानून बनते हैं केंद्र में तो उसको लागू करने के लिए नियमावली बनाया गया है जिसमें JPRA भी कहा गया। और इसलिए साथियों जब तक आप थोड़ा अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप जवाब तलब नहीं कर पाएंगे। सुन रहे हैं, सुनना भी बहुत बड़ी चीज है। तो उसी बातों को लेकर के हम लोग इस बातों को रखे हैं कि भाई पेशा कानून राज्य का कानून पहले JPRA बना करके जो चुनाव हुआ उसमें पेशा कानून का एक आध शक्ति दी गई थी, तो उसमें समायोजन करके काम करेगा कि अलग से हम लोग कानून बनाएंगे। और पेशा कानून में हूबहू इसमें लागू कर रहा है। तो जब तक आप बुद्धिमान नहीं होंगे, हमारे पढ़े लिखे कौन लोग हैं भाई वहाँ जो बना रहा है, एक आध वो है, उसके और लोग भी होंगे। तो बहुत चीज़ों को देखिए जानने के लिए पेशा कानून के सभी सिद्धांत को जानने के लिए हमको सामान्य ज्ञान जरूरी है। तो इसलिए बहस को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच से एडवोकेट भी आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं जो पेशा कानून को लिखे हैं वो। और हम समझते हैं नियमावली में भी वो लोग से थे, वो रश्मि कात्यान हैं, वो आने वाले हैं। तो इससे पर और भी बुद्धिजीवी लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे पूर्व विधायक देव कुमार भान जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि पेशा कानून और JPRA और पी पेशा और हम क्या समझे इस बात को लेकर के, हम आम आदिवासी क्या समझे इस बात को लेकर के आकर के इसको प्रकाश डालें। देव कुमार भान जी। पेशा पर बहस हो रहा है क्योंकि आपको करीब 2 राज्य में अभी करीब 8 राज्य में लागू हो गया है और 2 राज्य में अभी लागू नहीं हुआ है, झारखंड और उड़ीसा में। और अभी तक जो सबसे अच्छा कानून जो है नियमावली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बना है। क्योंकि इसका कारण भी है कि BD शर्मा जी इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे और दिग्विजय सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय इसमें बहुत संशोधन करने का जरूरत पड़ा तो उतना उन्होंने किया। तो इसमें 2-3 चीजें जो हमको जो समझ में आता है, पहला बात कि आपको पता होगा कि यहाँ केस हुआ था बिहार में कि भाई 5th शेड्यूल एरिया में चुनाव जो पंचायत का चुनाव नहीं होना चाहिए। तो उसमें आपको हाई कोर्ट ने
स्टे लगा दिया था, तो फिर इसका क्या रास्ता है, कैसे हम लोग वहाँ चुनाव कराएं या क्या व्यवस्था करें, तब जिसके लिए भुरिया कमेटी बना। तो जब भुरिया कमेटी बना तो निश्चित रूप से आपको जनरल पंचायती राज व्यवस्था जो नियमावली है उसी को इसमें लागू किया गया। इतना ही किया गया कि भाई मुखिया जो है आदिवासी होगा, प्रमुख आदिवासी होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष आदिवासी होगा, जो मेरे समझ से। और जो पेशा कानून के अनुसार मुख्य रूप से ग्राम सभा को इसमें फोकस किया गया कि पूरे ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए। इसका कंसेप्ट यही था कि वीडियो 10 बाय 10 के रूम में बैठकर किसी गांव में कौन गरीब है या कौन अमीर है या कौन किसको घर चाहिए उसको नहीं जान सकता। इसीलिए ग्राम सभा को जो है अधिकार देने का बात जो है, चाहे लाभुक चयन का मामला हो या योजना का चयन का मामला हो, इसमें और बहुत सारे जो आज हम लोग देख रहे हैं जो सरकार बनाने का प्रयास की है, नियमावली, इसमें बहुत चीज डालने का प्रयास किया है। तो मुख्य रूप से जो पंचायत के चुनाव तो जो हुए सो हुए, इसमें पेशा का मतलब है ग्राम सभा को कितना पावर दिया जाए। क्या 1996 कानून में जो भावना व्यक्त किया गया है, जो लिखा गया है, उसके अनुसार राज्य सरकार गांव को अधिकार दे रही है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इसमें कुछ भाई लोग पेशा करके जो है इसमें बहस में लाया। तो पेशा ही इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में, हाई कोर्ट का सब जगह पेशा ही आया है, उसका शॉर्ट नाम है। पेशा कहाँ से आ गया, कौन लोग इसका उत्पत्ति कर रहा है, क्यों इसको दिग्भ्रमित कर रहा है, मुझे नहीं पता। जो है वो क्या वो कहना चाहता है, वो पेशा जैसा कोई चीज ही हमको नहीं लगता है इसमें। इसका शॉर्ट नाम है पेशा, जो है बहुत सारा कानून का बहुत लंबा नाम है, लोग शॉर्ट नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए पेशा नाम का कोई चीज नहीं, जो भी है पेशा है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि एक तो सरकार इसको जो पेशा नियमावली बनाई है इसको सार्वजनिक करे, और दूसरा कि हमको ये लगता है कि समाज का एक कानूनविद लोग का एक टीम बनाया जाए, और सरकार जो ये कानून बनाई है जिसमें हमको जो पता है कि महाधिवक्ता का भी अपना वो लोग सहमति लिया है, तो हम लोगों को चैलेंज करना चाहिए कि जो आप बनाए हैं ये पेशा कानून के भावना के अनुकूल नहीं है, ये चीज आपको जोड़ना चाहिए, इस पर मुख्य रूप से बात होना चाहिए। और ये कानूनविद लोग ही इसका एक 8-10 आदमी का टीम बना के इसको एक एक मुद्दे पर हम लोगों को बहस हम लोग करें और समाज के सामने इस चीज को लाए कि ये जो पेशा नियमावली जो बनाया जा रहा है वो 24/12/1996 के पेशा नियमावली का अनुरूप नहीं है, कानून का अनुरूप ये नियमावली नहीं है। इसको समाज के सामने जो है हम लोगों को सार्वजनिक करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। दूसरा कि अनुसूचित क्षेत्र में हर प्रखंड स्तर पर इसका सेमिनार हो, जागरूकता अभियान हो, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। केवल रांची में 2-4 सेमिनार कर लेने से बहुत बड़ा उपलब्धि शायद हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। आगे जो हम कहना चाहेंगे कि भाई निश्चित है कि गांव के लोगों को पेशा कानून के बारे में सही में बहुत ज्यादा उसको जानकारी नहीं है, लेकिन एमपी साहब लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां भ्रष्टाचार क्यों है? एमएलए साहब लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वहां भ्रष्टाचार क्यों है? डीसी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वहां भ्रष्टाचार क्यों है?
एसपी तो बहुत पढ़े लिखे, इसलिए गांव के लोगों को बुड़बक कहना या नहीं जानते हैं ये कहना बहुत आपत्तिजनक शब्द है। जनता को अधिकार देने की बात है, ग्राम सभा को अधिकार देने की बात है, इसलिए ऐसा शब्द का आप लोग उपयोग नहीं करें कि अगर जनता ही सब भ्रष्ट हो जाए तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। अगर वही निर्णय नहीं ले पाएगा तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इसको जब सरकार लागू भी नहीं की है और लागू करने से पहले हम लोग जितना अधिक चीज डलवा पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो एक बार कानून बनेगा फिर उसमें संशोधन करवाने के लिए फिर उतना ही आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को इस पर पूरा ये प्रयास करना चाहिए अभी। और दूसरा जो पेशा कानून में जैसे 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जिला स्तर पर 36 अनुसूची के तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ये राज्य सरकार को सलाह दिया है। तो हम लोग को मुख्यमंत्री पर पूरा दबाव बनाना चाहिए कि जो 5th शेड्यूल एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट परिषद बने उसको 6ठी अनुसूची के तर्ज पर बनाए। ये मुख्यमंत्री को हम लोग को दबाव देना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट तो नहीं कहा है कि आप लागू करिए, ऐसा नहीं कहा है। अगर जनता चाहे तो इसको जो है लागू करवा सकती है। तो इसलिए हम तो यही मूल रूप से ही कहेंगे कि पेशा का चक्कर में कुछ भी नहीं है, सीधा पेशा है। दूसरा जो है हम लोग को जो है अंत में ही कहेंगे कि एक बुद्धिजीवी का शिक्षा कानूनविद लोग का एक टीम बनाए और उसको इसको समीक्षा करे और सरकार को एक मांग पत्र हम लोग सौंपे कि भाई इसमें और भी संशोधन का जरूरत है, इसमें यहाँ ये चीज करना है। तो ये तमाम चीजें और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। तो चलिए, अलग अलग ग्रुप से अलग अलग जगह में बहस हो रही है, तो जिस भी माध्यम से जनता के बीच इस कानून का प्रचार प्रसार हो रहा है ये अच्छी बात है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।